नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं करिश्मा। बात करेंगे आतिशी की, जिन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री ऑफिशियली तौर पर मिल गया। उपराज्यपाल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके पास देखिए 5 मंत्रियों ने उनके साथ भी शपथ ली है और इसके साथ साथ 5 में से 4 पुराने चेहरे हैं जिनको जगह दी गई है, जबकि कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में सुल्तानपुर के विधायक हैं मुकेश कुमार अहलावत। इसके अलावा मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें, केजरीवाल के इस्तीफे से पहले आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया नेता चुना गया था। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की आतिशी बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला नेता हैं। अब आतिशी ने आम आदमी पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में आतिशी ने प्रमुख मंचों पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। हालांकि पार्टी की योजना के अनुसार आतिशी सिर्फ चुनाव तक ही सीएम रहेंगी। ऐसे में सीएम के इस ताज के साथ अब दिल्ली के लिए आखिर ये कितना न्याय होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेंगे और इसके साथ साथ आज डिकोड किया जाएगा कि दिल्ली की जनता के साथ क्या न्याय होगा या फिर क्या यह अरविंद केजरीवाल का एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आतिशी जो है वो तो महज एक कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों है। हालांकि आतिशी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, जो वो कहेंगे वो मैं करूंगी। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ ये न्याय नहीं हो रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। चलिए, तमाम जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अमित तिवारी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शकील अंसारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषज्ञ वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नील गर्ग जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, वो आपसे कुछ ही देर में हमें इस पैनल में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ मैं आना चाहूंगी और अमित तिवारी जी, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। मैं किस तरीके से देखते हैं, आज दिल्ली को ऑफिशियल तौर पे महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं आतिशी, जो कि अब दिल्ली की बागडोर संभालेगी। बीजेपी को क्या इससे कोई दिक्कत सर? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं आतिशी जी को बधाई देता हूं कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की जनता के लिए देखिए आप कि एक मुख्यमंत्री जो आज शपथ ले रहा है, जिसको दिल्ली के विकास की चिंता होनी चाहिए, जिसको बाकी कार्य करने हैं, जनता के हितों के काम करने हैं, वह कह रहा है कि दिल्ली में तो एक ही मुख्यमंत्री है, वह अरविंद केजरीवाल और वही मेरे गुरु है। क्या राजनीति में आपने कभी इतने निम्न स्तर नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को लालू प्रसाद यादव को अपना गुरु बताया हो, जो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है। अब दूसरी बात समझिए, आज ये घटनाक्रम हुआ क्यों है? यदि ये अपने आप में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। यदि नैतिकता होती, क्योंकि ये वही केजरीवाल साहब जो 2011 से 13 में कहते थे कि यदि आपके ऊपर एक एफआईआर भी है तो आपको एक सरकारी मुलजिमी की सरकारी चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। और नेता तो बैठे रहते हैं, सालों साल बैठे रहते हैं, कुर्सी पर छोड़ते नहीं है और उनके खिलाफ मुकदमे चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वो ये राजनीति बदलने आए थे, परंतु उनके ऊपर ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर हुई बल्कि उनकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर्स पास किए। पर 21 मार्च से लेकर सितंबर तक उन्होंने कोई नैतिकता का पैमाना नहीं दिखाया, आधार नहीं दिखाया और किसी प्रकार का रेजिग्नेशन नहीं दिया। अब ये घटनाक्रम इसलिए आ गया क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी तो बेल में कंडीशंस ऐसी इंपोज कर दी कि उनका मुख्यमंत्री बने रहना असंभव हो गया। जब मजबूरी हो गई तो अब उसको पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे सेट करें कि अब जनता को फिर गुमराह किया जाए। तब तक आप लोग पीछे थे। नहीं सुनिए ना, नहीं मेरी बात सुनिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, आप लोग अड़े हुए थे कि वो इस्तीफा दे, दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री अंदर जेल में है, कैसे होगा कामकाज। अब भाई मुख्यमंत्री मिल गया है तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या इस बात से कि एक महिला मुख्यमंत्री मिला है? मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ इनका राजनीतिक चरित्र बता रहा हूं। हमने डिमांड की थी कि चूंकि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है, आप अरेस्ट हो गए हैं, आपको रिजाइन करना चाहिए, नैतिकता का आधार है।
तो मैं ये बता रहा था रिजाइन कि कर 5 दिया। महीने वो नैतिकता कहीं नहीं दिखी। आज मुख्यमंत्री मिल गया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। पर मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि अभी तक ये कहते हैं हम काम की राजनीति करते हैं। अब चुनाव आने जा रहा है 3 महीने बाद। काम की राजनीति दिखाए ना, किन कामों को किया इन्होंने जनता को फिर दोबारा गुमराह करने के लिए। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगी, जो एक रिमोट की सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी जाके यहाँ वहां धरना प्रदर्शन देंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैलियां करेंगे और अपने आप को स्वघोषित ईमानदार डिक्लेयर करेंगे और कहेंगे मैं तो क्या विक्टिम दिक्कत है हूं। सर? ये आम आदमी पार्टी करे ना, बीजेपी को इससे दिक्कत क्या हो रही है? बीजेपी अपना यहाँ पे योगदान गिराए जनता के बीच में। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, जो कि जितने भी महीने हैं वो कह रही हैं कि ठीक है अगर कमान अरविंद केजरीवाल संभालेंगे, वो जनता के बीच में जाएगी, तो ठीक है वो अपनी उपलब्धियां बताएं, आप लोग अपनी उपलब्धियां बताएं। आम आदमी पार्टी का साफ तौर से यहाँ पे ये कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री और इससे बीजेपी घबरा गई। नहीं, कोई, मैंने तो बधाई दी है, कौन घबरा रहा है? मुझे मुख्यमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं, हमने तो खुद रेजिग्नेशन मांगा था। रही बात काम की राजनीति की, 2024 में हाँ हम जनरल इलेक्शंस में गए, हमने काम गिनाए कि हाँ हमने पिछले 10 वर्षों में ये काम दिए। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ना करके कि स्वघोषित ईमानदार बन के विक्टिम कार्ड ना खेल के 10 वर्षों के काम गिनाए कि 10 वर्षों में क्या 500 नए स्कूल बन गए, 20 कॉलेज बन गए, फ्री वाईफाई आ गया, यमुना साफ हो गई, 11,000 बसें आ गई, जहां जहां झुग्गियां थी वहां मकान बन गए। आप गिनाइए ना कौन सा काम है, उसके काम के नाम पे राजनीति कीजिए। पर कल से एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव और नौटंकी शुरू होगी। अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, माइक से बोला जाएगा मैं ईमानदार हूं जी, बताओ मानते हो नहीं मानते? वो चिल्लाएंगे मैं ईमानदार हूं और उसको सोशल मीडिया पर प्रचार होगा। ठीक है, चलिए वो वक्त की बात है, देखना होगा। आप मेरे साथ बने रहे, आम आदमी पार्टी का भी मैं स्टैंड लूंगी, जो आपका कहना है सीधा मैं उनसे भी ये सवाल करूंगी। लेकिन इस वक्त एक और मेहमान मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि आतिशी एक स्पार्क ला पाएंगी पार्टी में फिर से? और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें तो फंसाया गया है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं कार्रवाई की जाती है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो जेल के अंदर चले जाते हैं, यानी सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी ये भी कहती हुई आई है कि रिमोट कंट्रोल तो पूरा सेंट्रल के हाथ में है और ये जो एजेंसियां हैं ये दरअसल कठपुतली बन के काम कर रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? लोकतंत्र में बोलने के अधिकार से किसी को वंचित किया जा सकता है क्या? ये कौन कठपुतली है, कौन किन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, सदुपयोग करती है? आजादी के बाद क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? हर कालखंड में आरोप प्रत्यारोप के दौर तो रहे हैं, लेकिन जनता आपको मैंडेट इसके लिए नहीं देती है। जनता आपको मैंडेट देती है कि आप जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं वो परफॉर्म करके दिखाइए। और बाकी तो आपके यहाँ इस देश में एक जुडिशियरी भी है या नहीं? अगर कोई आ रही है, किसी की कठपुतली बन के कोई एक्ट कर रहा है, उसके लिए आपको न्यायालय पर भरोसा है ना? बिल्कुल। तो न्यायालय पर भरोसा है तो बेल किसने दिया? बेल तो आपको न्यायालय ने दिया। तो जब न्यायालय ने बेल दिया तो फिर आप छोड़ दीजिए आरोप प्रत्यारोप और एक विजन के साथ जो आप बेहतर कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं वो अपने एजेंडे के साथ जाएं जनता के बीच में कि देखिए ये हमने काम किया है, बिना आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगाए। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ और भी मेहमान इस पैनल में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नील गर्ग, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। आपने सुना होगा बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि सवाल ये भी है सबसे पहले, लेकिन मैं अपना सवाल ले लेती हूँ कि क्या आतिशी को इसलिए यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई क्योंकि सबसे अधिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है? एक महिला चेहरा आप लेके आएंगे तो ये भी प्रोजेक्ट करेंगे कि देखिए अब महिला मुख्यमंत्री को भी लेके आ रहे हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि एक पपेट सीएम है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, ये बीजेपी ऐसे जो अनाप शनाप इल्जाम तो लगाती रहती है कि ये पपेट सीएम है, कभी कुछ कहते हैं। हमारे को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आतिशी जी महिला है, एक पक्ष है उसका, लेकिन उससे बड़ा पक्ष ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यदि दिल्ली को जाना जाता है अच्छी शिक्षा के लिए, उसी शिक्षा के लिए 10 साल उन्होंने अपना काम किया और प्रूव किया है कि वो कैपेबल हैं, वो उनमें टैलेंट है, इसलिए उनको बनाया गया है। दूसरी बात ये अमित तिवारी जी बता रहे थे कि इनके ऊपर एफआईआर होगी तो अरविंद जी को जो है इस्तीफा देना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एफआईआर तो आपने पिछले 10 साल में पता नहीं कितने लोगों के ऊपर की है, और कितने लोग जिनके ऊपर पहले प्रधानमंत्री जी खुद, जहां अमित शाह जी खुद ये बोला करते थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, इसने 5,000 करोड़ का घपला किया है, इसने 40,000 करोड़ का घपला किया है, वो तो खुद आपकी पार्टी में है। आपकी वजह से कोई उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो एकदम से जैसे वो आपकी पार्टी में आ जाता है
तो उसके बाद वो क्या हो जाता है। तो इसलिए आप ये चीजें मत बोलो, नैरेटिव हम नहीं सेट कर रहे, नैरेटिव आप जवाब दीजिए लोगों अमित ने जी। अमित जी और नील जी को स्क्रीन पे रखिए। अमित जी क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, बोले नैरेटिव तो मैं आप बिल्कुल सेट कर जवाब दे रही देता हैं। हूँ। मैं जी। बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। जब भी कभी कोई भी एफआईआर रजिस्टर करती है, चाहे वो कोई एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आज इनको जमानत मिली ना, यह कोर्ट के समक्ष जाएं, कोर्ट को बताएं, देखिए जी ये जो एफआईआर है ये पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से हुई है, राजनीतिक द्वेष की वजह से हुई है, एफआईआर गलत है, झूठी है और इस प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ। केजरीवाल जी गए थे कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, एफआईआर तो क्वैश नहीं हुई ना, किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा ना कि एफआईआर गलत है। और यही सारे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में एक साथ पिटीशन लगाई थी इन्होंने कि देखिए जी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी ने और सीबीआई ने डेटा रिलीज किया था और कहा था मात्र 1% केस जो है, यदि 100 एफआईआर रजिस्टर होती तो 1% केस पॉलिटिकल आइडेंटिटीज में है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आपके कैलाश गहलोत जी के ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं हुई, आपके सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं हुई। यदि किसी विभाग में आप भ्रष्टाचार करेंगे तो एजेंसियां तो अपना काम करेंगी। और मैं बीजेपी को छोड़ दीजिए, यह आचरण केजरीवाल जी ने अपेक्षा की थी सबसे। उन्होंने कहा था सोनिया गांधी को सीबीआई और ईडी में बंद कर दो उठा के, अदरवाइज सीबीआई ईडी बंद कर दो, सारे भ्रष्टाचार का पता लग जाएगा। हाँ, ये तो सवाल, जब आप विपक्ष में होंगे तब तो शकील आप जी मैं सीबीआई आपसे और भी ईडी करना को चाहूंगी काम करने के लिए कि जिस कहेंगे, तरीके से लेकिन कांग्रेस जब आप अभी पक्ष में हो इस जाएंगे और वक्त आपके खिलाफ FIR अगर हो देखा जाएगी, जाए कुल मिलाकर तो आतिशी के लिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव पे बात कर रही है या उसके कसीदे पढ़ रही है आम आदमी पार्टी के, तो यही केजरीवाल थे जो सवाल बीजेपी ने भी उठाया, जो लगातार यहाँ पे सोनिया गांधी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। फिर कांग्रेस का आखिर ऐसा स्टैंड क्यों? आप हमसे सवाल कर रही हैं? जी शकील जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, किस तरीके से देखते एक महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली में जब उन्होंने कमान संभाली? सबसे पहले इस देश में आज ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है तो उनको हम बधाई देते हैं, तीसरी और आशा करते हैं कि जो महिला को शक्तिकरण करने की जो नीति चल रही है सब लोगों का, उसमें ये महिला मुख्यमंत्री एक अच्छा कार्य करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी, ये हम आशा करते हैं। अब जहां तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने नेता को इलेक्ट करे, जो चीफ मिनिस्टर के रूप में इलेक्टेड लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो आतिशी पास चुन के उनकी पार्टी के एमएलए और उनके पार्टी ने अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है तो बहुत सही है। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार या दूसरी चीज का, ये बहुत सही बात है कि भ्रष्टाचार तो जब तक है जब तक कोई आदमी विपक्ष में है, अगर वो सत्ता पार्टी में आ जाता है तो भ्रष्टाचार तो रहता है नहीं है, गंगा स्नान कर लेता है और पवित्र हो जाता है। यही आज देश में देखा जा रहा है। मतलब आपका ये जहां कहना तक है कि दिल्ली जब तक का वो ताल्लुक विपक्ष में है तब तक उसके ऊपर आरोप है, बहुत कम, और जैसे ही वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल होता है वो आरोप पूरे धुल जाते हैं। ये कई जगह देखा जा रहा है, कई मौकों पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जब 32,000 करोड़ का इल्जाम जिसके ऊपर लगाया, उसको 3 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया, जिसके खिलाफ आसाम में बीजेपी ने आंदोलन किया और करप्शन की एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। आज बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, आसाम का चीफ मिनिस्टर है। अमित जी जवाब दीजिए। ये करप्शन का मामला जो है, अमित जी ये सिर्फ कहना ये है, नहीं सुनिए, कहना ये है कि जब तक वो सत्ताधारी पार्टी से नेता दूर रहता है तब तक उसके ऊपर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग जाएं, इसके बाद ईडी की तमाम कार्रवाई होती है, लेकिन जैसे ही वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाए इसके बाद वो पूरे आरोप धुल जाते हैं। आप इससे सहमत हैं? मैडम आप ये बताइए, ये असम के मुख्यमंत्री साहब की बात कर रहे हैं, वो जितने वर्षों से भी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के पास क्या आज कोई एक भी दस्तावेज है कि उन्होंने उस समय में भ्रष्टाचार किया हो? तो भ्रष्टाचार कांग्रेस की फितरत है, ये लोगों से करवाती थी। और रही बात कि कौन किस पार्टी में चला गया, क्या सीबीआई और ईडी, माननीय गृह मंत्री जी इसका स्पष्ट रूप से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जवाब दे चुके हैं, किसी के खिलाफ भी कोई फाइल बंद नहीं हुई, सबकी जांच हुई, जांच होने के बाद आरोप पत्र जो फाइनल चार्जशीट होती है वो चार्जशीट कोर्ट में लगाई है। अब कोर्ट किसी सरकार के अधीन नहीं है, कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट काम करेगी और बहुत सारे लोगों को सम्मन किया भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप था तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने दोष मुक्त कर दिया है।
हम ना दोष मुक्त करने वाले हैं, वो न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना करेगी। ठीक है, पर नील मैं जी क्या सिर्फ कहना चाहते आचरण हैं? बता रहा था कि जो जो मैं व्यक्ति एक ये सेकंड कह में रहा बोलना था कि चाहूंगा दोनों इसमें, का एक पद सेकंड। छोड़ दो, वो 5 देखिए, महीने तक जेल में रहने के बाद भी उत्तर पद नहीं छोड़ता। प्रदेश की सरकार बनने के बता रहा था साथ मैं आम आदमी योगी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आदित्यनाथ पर लगे 32 केसेस उन्हीं की कैबिनेट ने विड्रॉ कर लिया। कहां कोर्ट तक जाने को दिया मौका? ये बीजेपी करप्शन के मामले में कांग्रेस के ऐसे पता नहीं महाकरप्ट कितने पार्टी है निकलेंगे। और ये आपने खुद दूसरों को नहीं, ये ठीक है, पता चलिए हम चले मुद्दे हैं, पे अगर कांग्रेस आए ने तो ही- बेहतर होगा। शकील जी, अमित जी, यहाँ पे बात यही चल रही है कि आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री, इसको लेकर क्यों आखिर इस तरीके के प्रोपेगेंडा भी सेट की जा रहे हैं? अमित जी, बीजेपी यहाँ पे ये कह रही है कि ठीक है, एक नैरेटिव यहाँ पे सेट करने की कोशिश की गई। थोड़ा हम अगर प्रोफाइल पे कोई देखें कि आखिर आतिशी कौन है, अपने दर्शकों को भी बता दे कि सवाल ये भी उठता है ना अमित जी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आतिशी आखिर आतिशी सिंह कैसे बन गई? चुनाव इससे पहले भी देखिए अमित जी, अगर जब तक वो सीएम नहीं बनी थी, मेरा सवाल आपसे है, तब तक वो अपना पूरा चीजें वो संभाल रही थी, तब तक तो आप लोगों ने कोई भी, जो आप अफजल गुरु का भी एक मुद्दा लेके आए, तब तक तो कोई भी ये चीजें सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, तमाम तरीके के आरोप आप लेकर आ गए। यदि आप जब किसी को सपोज करिए आपको यूपीएससी ने कई इंटरव्यू देके नौकरी में लगाया, जब कभी किसी पद पे आओगे तभी तो लोग कहेंगे ना कि यार ये आदमी सही नहीं है, इसने देखो इस तरीके की हरकतें कर रखी हैं। पद के पहले ही कैसे, हमें कैसे पता था कि आतिशी जी ये कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी बीजेपी का और कांग्रेस के इंटरनल पास मामला कोई कि तोड़ किसको नहीं है, मुख्यमंत्री नॉमिनेट करते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्शन का जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे आतिशी हैं, उनके खिलाफ कोई भी मैदान में बीजेपी की तरफ से कोई महिला चेहरा नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है और इससे बीजेपी घबरा गई है। ऐसा है क्या सर? मुझे नहीं पता। जो महिला चेहरा जिसको ये बता रहे हैं वो महिला स्वयं कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मुख्यमंत्री दिल्ली का एक ही अरविंद केजरीवाल है। वो महिला स्वयं अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मान रही, पता नहीं आम आदमी पार्टी वाले प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनका ये प्रेरोगेटिव है, ये अपने 62 विधायकों में से किस विधायक को मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये इनके विधायक दल और इनके मुखिया का लेना देना है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी महिला के मुख्यमंत्री होने पर, मैंने शुरू में ही बधाई दी आतिशी जी को कि मैं बधाई देता हूँ, परंतु बात जो मुद्दा है कि 2025 के आने वाले लौटूंगी आपके में पास। इस वक्त इमरान हुसैन जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है, उनका कुछ कहना है, वो सुनवा देते हैं। क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बचा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में सारा काम दिल्ली का चल रहा है। चाहे वो एजुकेशन मॉडल हो, आप दिल्ली का देख लें, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे 20,000 लीटर पानी फ्री हो, चाहे महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री हो, तो उन्हीं कामों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि आतिशी रिमोट कंट्रोल सीएम होंगे, पोस्टर भी एक जारी किया है कि रिमोट कंट्रोल सीएम होंगे। बीजेपी का तो काम है ये। जी हेलो। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पर भरोसा, यहाँ पे एक तरफ जहाँ कार्यकर्ता भी जता रखे हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही में इमरान हुसैन जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जैसा गाइडलाइन होगी, जो भी कहा जाएगा उसको हम पूरा करेंगे इधर पे। खैर, हम चर्चा की तरफ वापस चलते हैं। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस का स्टैंड हम लगातार यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। शकील अंसारी जी, तो मतलब आप सपोर्ट करते हैं एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को, वही लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इससे पहले देखें तो यही कांग्रेस का पतन करके आम आदमी पार्टी आई थी, तो इसमें आप कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? इसको क्या एक स्ट्रैटेजी के तौर पे देखा जाए कि आम आदमी पार्टी को यहां पे सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए, अभी ओथ हुआ है, हम एक महिला मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि महिला के जो डेवलपमेंट की बात है वो दिल्ली में की जाएगी। और एक निशान, जहां तक पॉलिटिकल उद्देश्यों का है, हमारे एक आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी जो बीजेपी की नफरत की राजनीति है उसको तोड़ने वाली आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी के साथ जो पार्टी भी साथ होती है हम उसके साथ होते हैं और उसके साथ मिलके। लेकिन जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, अभी दिल्ली में हम चुनाव में हमारे क्या स्टैंड होंगे ये अलग बात है, लेकिन आज हम महिला मुख्यमंत्री का ओथ हुआ है, ओथ होने के साथ हम विरोध शुरू करें, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी के करनी है कि हर आदमी को करप्ट बता दें और अपनी पार्टी में उसको शामिल करके गंगा स्नान करा दें। शकील जी, मुझे ये बताइए ना, फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा? वो इस आइडियोलॉजी को कांग्रेस सपोर्ट कर रखी है कि जो बीजेपी के लिए मैदान में उतरे, बीजेपी के खिलाफ उतरे, क्योंकि यहाँ पे अगर आतिशी कर सकते हैं, आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की है, नफरत की राजनीति को खत्म करना,
इस देश की संविधान की रक्षा करना, उसमें जो साथ है हम साथ हैं उसके। और फिर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग अलग होती है, उस स्टेट की स्ट्रेटजी के मुताबिक, जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक हम लोग अपना निर्णय लेते हैं। नहीं तो फिर हरियाणा में आप लोग साथ क्यों नहीं है, ये बताइए मुझे। ठीक, मैंने तो कहा हरियाणा अलग स्टेट है। अच्छा, वहां के लोकल लीडरशिप के साथ आप दिल्ली की राजनीति अलग चलती है, लेकिन आप इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कांग्रेस का स्टैंड सर क्लियर नहीं हो पा रहा है। पार्टियों का उद्देश्य होगा, लेकिन आइडियोलॉजिकल हम साथ हैं और साथ रहेंगे, जो नफरत की राजनीति और संविधान की रक्षा के लिए काम करता हो। तो सर मैं फिर यही समझूं, जहां सहूलियत हुई कि हाँ ठीक है यहां पर ऐसा हो सकता है, सहूलियत के हिसाब से यहां पे कांग्रेस चल रही है दिल्ली में, हरियाणा का फिर कॉन्सेप्ट अलग है। आपका कहने का मतलब ये है? ये दिल्ली की पार्टी है, हरियाणा में बेस हमारी ज्यादा है, इसलिए हमारे साथ सीटों का ही गठबंधन हो सकता था, नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपका कहना है आप इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। नीलगढ़ जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ठीक है, अभी तो आतिशी कह रही हैं कि मेरे गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, फिर सवाल ये भी उठ जाते हैं क्या चंपई सोरेन की तरह उनके तेवर तो नहीं यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी डिसिप्लिन पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेशनल सुप्रीमो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता था, आपने मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे बात करप्शन की हो रही है। अरविंद जी के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो किसी करप्शन में नहीं हुई है, वो राजनीतिक और यानी कि एफआईआर हुई है। इन्होंने जिस ढंग से हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जिस ढंग से बीजेपी ने पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की 8 सरकारों को तोड़ा, कितने एमएलए को तोड़ा, वही इनकी साजिश थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 2.5 साल पहले इन्होंने हमारे सतिंदर जैन जी को गिरफ्तार किया, पंडिया सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद संजय जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन हुआ क्या? तो यही सीबीआई, यही ईडी जब इनके केस रजिस्टर करती है, इनका सक्सेस रेट कितना है ये अमित तिवारी जी बताएंगे क्या? आधे % से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो अपोनेंट है उनको परेशान करने के लिए आप ईडी का इस्तेमाल करते हो। प्रधानमंत्री जी कुछ जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कहते थे कि जो सीबीआई है वो तोता है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया, हमने थोड़ा बोला है। नहीं तो वो भी तो सीधे तौर पे ये कह रखी है ना, तो ये आरोप देखिए बीजेपी पे तो लगा रखी है कि आतिशी तो महज एक पपेट है, काम तो पूरा रिमोट कंट्रोल तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलेगा, रिमोट कंट्रोल तो वही दबाएंगे सर, ये कहा जा रहा है। फिर मैडम मेरे को बोलने तो दीजिए ना। ठीक है, मौका दे रही हूं सर, टाइम देता, मेरे को क्यों टाइम दे रहे हो? ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टिप्पणियां बड़ी स्पष्ट की हैं। एक टिप्पणी ये की है कि जो सीबीआई है इसका ढंग से काम करना चाहिए कि उसको पिंजरे का तोता कोई ना बोले। और दूसरा उसने बड़ा स्पष्ट बोला है कि जब लोअर कोर्ट से ईडी केसेस में से अरविंद जी को जमानत मिल गई थी तो 26 जून को सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार किया कि बाहर ना आ सके। इसके पीछे साजिश है, तो साजिश कौन कर सकता है? वो बीजेपी कर सकती है, इनकी केंद्रीय नेतृत्व करता है, अमित शाह जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं। यदि अरविंद जी अग्नि परीक्षा के लिए अपना इस्तीफा दे सकते हैं, वो बोलते हैं कि दिल्ली के लोगों के पास जाऊंगा, लोग मानते हैं तो मैं बेईमान हूं तो मेरे को बिल्कुल वोट मत करें, यदि मैं ईमानदार हूं तो मेरे साथ दें। तो क्या आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने साजिश रची थी। एक साजिश करता देश का मुख्य प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? एक साजिश करता देश का गृह मंत्री कैसे हो सकता है? वो भी लोगों में चले जाए, वो भी ऐसा ड्रामा जिसको बोल रहे हैं तो वो ड्रामा कर ले, वो नैरेटिव सेट कर ले। तो इनमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं है क्या? ठीक है, ये इस सवालों का जवाब मैं लूंगी अमित जी से, लेकिन इससे पहले मैं संजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना अलग अलग दलों की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस कह रही है कि हम इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कि जो नफरत की राजनीति हो रही है जो कि बीजेपी फैला रही है उसके खिलाफ यहाँ पे अगर आतिशी आवाज उठाती है तो हम इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फिर सवाल ये भी होता है कि फिर आपने हरियाणा में आपका क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? दिल्ली में जब लिकर घोटाले जिस तरीके से उसका भी पूरा मामला उछला जब वो पूरा मामला, तो उस समय आखिर इनकी आइडियोलॉजी कहाँ चली जाती है? अब आखिर क्यों? ये क्या टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है अभी वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। पंजाब में आप पार्टी ने क्या कहा था इनके लिए, वो देखिए कांग्रेस का स्टैंड अभी है कि कांग्रेस चूंकि वेट एंड वॉच कर रही है, वो देख रही है कि बीजेपी को भी कैसे ग्रिल करना है और अभी आप पार्टी पर भी हमें चुप कैसे रहनी है। आप बिल्कुल आपने सही कहा कि हरियाणा में कहा इनका गठबंधन बन पाया। अगर इतना ही पार्टी, राहुल गांधी जी जिससे बड़े इनके पार्टी में कौन है? राहुल गांधी जी चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, और क्या गठबंधन हुआ?
वो तो 10-12 सीटों पर भी वो तैयार थे कि अगर हम जो सीमावर्ती सीटें हैं जो दिल्ली और पंजाब से सटी हुई उन सीटों पर भी अगर हमें लड़ा देंगे तो मैं चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया, या जो इनके स्थानीय नेतृत्व जो हरियाणा के थे वो तैयार नहीं हुए। इसलिए कांग्रेस के स्टैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और न मैं आरोप प्रत्यारोप में। अभी जो आतिशी बोल रही है बतौर मुख्यमंत्री, जिन चुनौतियों के तरफ वो इशारा कर रही है, फ्री बिजली की बात, अच्छे सरकारी स्कूल की बात, मोहल्ला क्लिनिक की बात, तो इन चीजों को जो प्रायोरिटी के तौर पर जो वो कह रही हैं जरा देखना हो, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है। उसके गवाह रहे हैं दिल्ली के लोग कि कैसे थोड़ी बारिश अधिक हो गई और कैसे 2 कोचिंग में बच्चे वहीं पर जल समाधि ले लिए। तो क्या ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा आतिशी जी के बनने के बाद? वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, आतिशी जी मुख्यमंत्री रहे, या इनके जो आप पार्टी का कोई विधायक को मुख्यमंत्री के तौर पर ये जिम्मेवारी दे दी जाए? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो जो चीजें एग्जीक्यूट होने वाली, क्या वो चीजें एग्जीक्यूट होगी? और इस देश में बताने की जरूरत है क्या कि कौन कट्टर ईमानदार है, कौन कट्टर ईमानदार नहीं है। सीधे तौर पे शकील अंसारी जी, अब मैं आपको बोलने का मौका देती हूं। सवाल यही हो जाता है कि हम बात कर रहे थे कांग्रेस के स्टैंड की। कांग्रेस ने कहा कि हम इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये कि ठीक है, फिर हरियाणा में क्या हुआ, इसका भी आपने जवाब दिया। लिकर घोटाले को कांग्रेस ने उठाया था, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद सर क्या हो जाता है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सोनिया गांधी के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं आपत्तिजनक, शीला दीक्षित के ऊपर भी की थी। उस समय आखिर कांग्रेस का क्या स्टैंड था और अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आखिर ये कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस का। क्या कांग्रेस अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड समझने से पहले बीजेपी का स्टैंड समझिए। कभी बीजेपी के लिए भी ये सवाल खड़ा कीजिए कि बीजेपी क्या बोलते हैं, उनके प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और 5 मिनट में क्या हो जाते हैं, ये भी आप समझिए एक चीज। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार के बाद अपनी सरकार बनाई थी, कांग्रेस से लड़के उन्होंने सीट ली थी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर पार्टी बनाने का या लड़ने का जनता का विश्वास पर होता है। जनता के विश्वास पर 2 बार 3 बार उन्होंने सरकार बनाया। हम हमेशा उनके साथ विपक्ष के रूप में दिल्ली के विकास के लिए बात उठाते रहे, चाहे दिल्ली के स्कूल को डेवलप करने की बात हो, हेल्थ की बात हो, पानी की बात हो, रोड की बात हो, सड़क की बात हो, इसमें मतभेद तो है नहीं हमारा, ये होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसका डिमांड आतिशी से भी करेगी और किसी भी सरकार है जहां भी जिसकी उससे भी करती है, चाहे वो अपनी पार्टी की भी सरकार हो तो अपने पार्टी के नेता को भी ये डायरेक्शन देते हैं चीफ मिनिस्टर को कि जनहित में काम करना चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है आइडियोलॉजी का, आज संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है। संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात हो रही है, तो वो संविधान को जहां खतरा है उसके लिए तो हम संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष में जितनी पार्टियां भी साथ होती हैं उनका सहयोग है। लेकिन राज्यों में कई बार ऐसे होते हैं कि आइडियोलॉजिकल हम लोग साथ होते हैं, लेकिन जब हम कभी कभी हमारी छोटी यूनिट जो होती है, जो जिला की यूनिट होती है, प्रदेश की यूनिट होती है, वो समझती है कि मैं जहां चुनाव लड़ूं तो सेंट्रल लीडरशिप को वहां परमिशन देना पड़ता है। आपस में हम कहीं कहीं लड़ाई लड़ते भी हैं चुनाव इलेक्शन में, तो हमारा सहयोग है। आज ही के दिन सपोर्ट हम करते हैं। आतिशी चीफ मिनिस्टर बनी है, महिला चीफ मिनिस्टर बनी है, इसके लिए सपोर्ट है कि दिल्ली को जिस तरह से रौंद रही है बीजेपी, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आता है दिल्ली पे सत्ता के लिए, फौरन ऑर्डिनेंस लाके सरकार वो पावर को अपने हाथ में ले लेती है। अब देख लीजिए, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं। हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिल्ली एक मजबूत राज की सूरत इख्तियार करेगा और उसमें वो दिल्ली को शक्ति पुलिस की भी होगी और दिल्ली को डेवलप करने की भी शक्ति दी जाएगी, राज सरकार बनाया जाएगा। आज बीजेपी दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, सबसे सवाल ले लूं। आपने जो सवाल उठाया वो बीजेपी से भी ले लेती हूं। आपने सुना कांग्रेस का स्टैंड अमित जी? अब कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और ये भी सवाल उठ रहा है कि आप देखिए ना, आप सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए मुद्दे आखिर क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, क्यों आखिर भटकाया जा रहा है?
अब अगर आतिशी आ गई हैं, आतिशी अब अपने मुद्दे लेकर आएंगी सरकार के, किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो क्यों आखिर आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी इतनी हमलावर? अपने मुद्दे गिनाए ना, जो बीजेपी ने काम किया है उसके बारे में बताएं। अब कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि पूरा कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, अपने मन मुताबिक एजेंसियों को भी चलाती है। मैं तीनों का ही स्पष्ट रूप से आंसर कर देता हूं। पहले मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ा संविधान संविधान चिल्ला रहे थे, संविधान खतरे में है। मुद्दा यहाँ कुछ और था, लेकिन वो फिर भी वही अपना राग अलापते रहे, क्योंकि कंफ्यूज नेता इनकी पार्टी के राहुल गांधी जी, सारे प्रवक्ता भी लगता है कंफ्यूज नहीं है। संविधान में मैं चुनौती देता हूं इनको, इनकी स्क्रीन पे देखते रहिए, बिना मोबाइल उठाए अगर ये बता दे तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल है और आज तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ होगा, शकील जी को पता भी नहीं होगा। तो संविधान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संविधान को सबसे ज्यादा बदला, तोड़ा, मरोड़ा कांग्रेस के शासनकाल में ही। दूसरा भी शकील जी कह रहे थे, बीच सर मैं अपेक्षा करूंगा, बीच में ना बोलिए, मैं नहीं बोला किसी के। दूसरा शकील जी अभी कह रहे थे कि जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिल्ली को हम सारी शक्तियां दे देंगे। शकील जी, 2004 से 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार थी और 2013 तक राज्य में कांग्रेस सरकार थी, तब आपने सारी शक्तियां क्यों नहीं दे दी? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड अर्बन लैंड, तीनों के तीनों केंद्र के पास थी, आज भी वो तीनों की तीनों केंद्र के पास है, केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। तो कम से कम अपना ही इतिहास देखिए। दूसरा भी मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के नील गर्ग जी कह रहे थे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां गिनाकर, टिप्पणियों के आधार पर एक भ्रष्ट आदमी का महिमा मंडन कर रहे थे। तो मैं इनको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बता देता हूं। मनीष सिसोदिया की जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिसमिस की थी, स्पष्ट रूप से कहा था, अभी भी गूगल कर लीजिए, उसमें मिलेगा, 337 करोड़ का शराब घोटाला प्रथम दृश्य पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि देखो जी, मुझे गिरफ्तार गलत तरीके से किया गया है, राजनीतिक द्वेष की वजह से किया गया है, मेरे को ईडी में बेल मिल गई, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, आपकी गिरफ्तारी इल्लीगल नहीं है। वो टिप्पणी नहीं, निर्णय है। तीसरी टिप्पणी, आज ये बड़ा महिला 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 कर रहे हैं, हम तो बधाई दे रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, पर तीसरी टिप्पणी, एक महिला स्वाति मालीवाल भी है। मुख्यमंत्री जो सबसे सुरक्षित आवास होना चाहिए, सबसे सेफ हाउस होना चाहिए, वहां उसको पिटवाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, फिर दोबारा गूगल कर लीजिएगा नील गर्ग जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि मुख्यमंत्री आवास पे किस प्रकार एक गुंडे जैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को रखा गया है। ये टिप्पणियां भी याद कर लेना आप। और सुप्रीम कोर्ट की ही टिप्पणी है कि प्रथम दृश्य भ्रष्टाचार पाया गया है, जिसके कारण आज आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ गया। नीलकंठ जी, क्या कहेंगे आप? हम लगातार दिल्ली के विषय में आवाज उठाते हैं, लेकिन आज जो बात है वो है, कल से जो दिल्ली में नौटंकी शुरू होने वाली है नई केजरीवाल साहब की, और इनका पूरा 2011 से 24 तक का पॉलिटिकल चरित्र, जो इनका षड्यंत्र है, जो इनकी यूटर्न लेने की पॉलिसी है, इसको भी हमारा विपक्ष होने के नाते एक्सपोज करना अधिकार है और जिम्मेदारी है जो हम कर रहे हैं। नीलकंठ जी, क्या कहेंगे आप? स्वाति मालीवाल ये कहती हैं, नहीं सुनिए मेरी बात, स्वाति मालीवाल भी ये कहती हैं, बहुत दुख की बात है कि अब दिल्ली की जो कमान है वो आतिशी को दी गई है। स्वाति मालीवाल ने अपना दर्द बयां किया, आपने ट्विटर में भी देखा होगा किस तरीके से उन्हें अपनी बातों को रखा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, स्वाति मालीवाल जी के यहाँ, वो एमपी तो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन स्क्रिप्ट लिख के आती है बीजेपी की तरफ से। अच्छा। पहले वो एमपी की तरफ इस्तीफा दे रहे हैं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी ने बनाया है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से वो एमपी बन के आए। उसके ऊपर बिल्कुल हम लोग कमेंट करेंगे। और यही आप अफजल गुरु की बात कर रहे हो, बीजेपी भी उन चीजों की बात कर रही है। अफजल गुरु को जो शहीद मानती है पीडीपी, उसके साथ तो इन लोगों ने सरकार बनाई है। अडवाणी जी तो खुद जिन्ना जी की मजार के ऊपर जाके सजदा करके आते हैं। प्रधानमंत्री जी तो खुद पाकिस्तान में जाके वहां पे उनका बर्थडे मना के आते हैं। बात ये नहीं है, बात मुद्दे की कीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो चीजों को निष्पक्ष ढंग से लोगों के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे अमित भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8 साल के बाद कि जो असली पावर है वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के लोगों की चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं ये लोग, उसको सारा पलट देते हैं। यहाँ पे संजय जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बैठे हुए हैं, ये बना रहे हैं यहाँ पे कि ड्रेनेज का सिस्टम फेल हो गया, दिल्ली डूबगी। इनको ये नहीं पता कि उन्हीं मीटिंगों में जब अफसरों को बोला जाता है, जिसकी वीडियो भी बाहर आई थी, तो वो काम ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास सीधी डायरेक्शन एलजी के पास यहाँ से आती है, या गृह मंत्रालय से आती है, केंद्र सरकार से आती है। जब वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो आम आदमी पार्टी का कसूर वहां पे क्या हो गया, कैसे हो गया? ठीक है ना, ये चीजें आप हमारे को मत समझाइए। और आम आदमी पार्टी तो लगातार लोगों में अपने काम की राजनीति से जाती है। हम अपने बिजली जो देते हैं उसके नाम पे जाते हैं, हमने जो स्कूल बनाए हैं
उनके नाम से जाते हैं, हमारी जो शिक्षा सिस्टम जो मॉडल है उसके नाम से जाते हैं। लेकिन लोगों नील को जी, ये पानी देते मुद्दे हैं, चुनावों में उसके दिख जाते हैं। कहाँ रहे हैं? मुद्दे तो यही दिख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को घेर रखी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ये कह रखे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुनिए ना, आतिशी एक तरफ कह रही है अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु है, दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी यहाँ पे बटोरने की कोशिश हो रही है? और बीजेपी कह रही है कल से ड्रामा शुरू हो जाएगा। देखिए मैडम, दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पिछले 10 साल से वो देखा है जो आज तक उनके लिए किसी ने किया नहीं है। और नेचुरली हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है। और जो ये मैंडेट होगा, इलेक्शन होगा, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे होगा। हमारे को अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है कि जो इन्होंने पीड़ा दी है, एक ईमानदार बंदे को पीड़ा दी है, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोगों ने देना है। जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। उन लोगों को टेंडर दिया, आज कहां पुल गिर रहे हैं, कहीं पार्लियामेंट के वहां लीकेज हो रही है, कहीं राम मंदिर बना उसकी छत लीकेज हो रही है, कहीं छतें टूट रही हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? भ्रष्टाचार की जननी तो बीजेपी है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो कभी किसी ने किया ही नहीं है। और ये लोग भ्रष्टाचार करके हिंदुस्तान को छूट के अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आगे लुटा रहे हैं। जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे बड़ा सबूत और क्या था? आप हिंदुस्तान को लूट रहे हो और लूट के गरीब के लौटूंगी अमित जी आपके पास ही। क्या नील जी, आपके सवालों का जवाब अमित जी भी देंगे, लेकिन एक रिएक्शन डॉक्टर संजय कुमार से भी ले लेते हैं। संजय जी, आपने सुना होगा किस तरीके से यहाँ पे नील जी ने अपनी बातें उठाई, किस तरीके से सर इसको देखा जाए? अब आगे जो चुनावों में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में क्या लगता है आपको एक सिंपैथी फैक्टर हासिल हो सकता है आम आदमी पार्टी को? नहीं, अब ये तो मामला इनका है कि अब एलजी इनकी बात नहीं मानते हैं या एलजी ही अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा दिल्ली का। और दिल्ली का जो एक चुनी हुई सरकार है बिल्कुल एलजी के सामने बेबस है, लाचार है। अब ये तो इनका पार्ट है, ये बेहतर बता पाएंगे। और ये चूंकि दिल्ली की जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, क्या कोई पब्लिक डोमेन में कभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए हम कहीं से जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए एलजी जिम्मेवार है, क्योंकि वही निर्देशित करते हैं अधिकारियों को। और अधिकारी अगर उनकी नहीं सुनते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये इनका पार्ट है। ये इस पार्ट को ये समझे कि जनता के प्रति अकाउंटेबल है या जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, केवल एलजी का नाम लेकर के ये अपने को किनारे कर। रह गई बात कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक चुनौती सामने है, ठीक है, वो 5 महीने की ही मुख्यमंत्री है, हो सकता है कि फिर दिल्ली चुनाव के बाद कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, अगर जनता फिर एक बार मुहर लगाती है आप पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का भरोसा बना हुआ है और फिर वो जीत करके आते हैं। लेकिन 5 महीने का एक ब्लूप्रिंट पर अगर हम लोग बहस करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसी जो चुनौतियां हैं, जो चीजें रह गई हैं, जो अनुत्तरित है, जहां पर विपक्ष सवाल उठाता है, क्या उसको लेकर के आम आदमी पार्टी गंभीर है? वो भाजपा क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, जनता तो उनको चुन नहीं रही है। जनता तो बार बार आपको चुन रही है। तो जब आपको बार बार चुन रही है तो ये अकाउंटेबल आप हैं। तो अतीशी के प्रति मेरे मन में एक बड़ा सम्मान है कि एक तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ली है। एक पढ़ी लिखी हुई और एक विजनरी महिला है जो दिल्ली को एक बेहतर दिशा में ले जा सकती हैं। हम लोग उस ब्लूप्रिंट पर नहीं बात कर रहे हैं कि आखिर वो ब्लूप्रिंट क्या होगा। अभी भी सर आपने सही कहा कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे चल रहा है, और जो विजन है कि आप दिल्ली की जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे, क्या आप ये लेकर जाएंगे कि देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है? अरविंद केजरीवाल क्या हर मंच में, हर रैली में यही कहेंगे, या फिर ये बतलाएंगे कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए हम आगे क्या काम करने वाले हैं? ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा। जी नील जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल मैडम, जो संजय जी कह रहे हैं बिल्कुल हम दोनों चीजें ही करेंगे। हम लोग जो दिल्ली के लोगों की जो हम लोगों के ऊपर उम्मीदें थी, जिसके लिए उन्होंने हमारे को लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपी थी, वो चीजें हम कर रहे हैं। और जैसे बीच में भी हम लोगों के चुनाव में लोगों के पास गए तो उनको बोला था कि यदि हमने काम किया तो हमारे को वोट दीजिए, नहीं किया तो मत दीजिए। जिसके ऊपर उन्होंने हमारे को वोट दिया वो सारे काम आतिशी जी संभालेंगी, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, हॉस्पिटल्स का हो, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने की बात हो। और दूसरी तरफ लेकिन देखिए अभी आपने यही कहा था कि चुनाव लड़ा जाएगा अरविंद केजरीवाल के नाम पर,
बस आतिशी जाएंगी बात रखने के लिए? आपने कहा ना कि मैंडेट अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही होगा। सुनिए दोनों चीज मैं जैसे कह रहा हूं, दूसरी तरफ लोगों में ये जाएंगे किस तरीके से जो बीजेपी है वो ना कानून को मानती है ना संविधान को मानती है, और दिल्ली के लोगों के साथ वो धक्का कर रही है, उस चीज को भी लोगों के सामने उठाएंगे। और ये भी उठाएंगे कि जो अपने विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ इन्हीं की पार्टी हो, किसी पार्टी के अकाउंट सीज कर देते हैं, किसी को उठा के अंदर दे देते हैं, किसी के ऊपर FIR कर देती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और जैसे पहली 3 दफा हुआ, चाहे 2014 में इनको 7 सीटें आई थी लोकसभा में, लेकिन 2015 में जब इलेक्शन होता है तो पूरे 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई थी। भले इनको 2019 में 7 सीटें लोकसभा में आई थी, काफी टीस है, नहीं सुनिए उनकी आवाज को दबाया जाता है, चाहे फिर आप वो जांच एजेंसियों के जरिए दबाएं, चाहे फिर वो तमाम तरीके के आरोप आप लेकर आए, लेकिन चुनावों से ठीक पहले क्यों आखिर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है? आप बीजेपी अपने जाके मुद्दे गिनाया, फिर आतिशी पर बीजेपी आ गई, अरविंद केजरीवाल पर आ गई, ये विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। नहीं, क्या विपक्ष के सारे नेता जेल में डाल दिए गए थे? इंदिरा गांधी जी का टाइम आ गया था क्या? सबके सब तो रैलियां कर रहे थे, सबके सब चुनाव लड़े 2024 में, तो ये कहां से बात आ गई? दूसरी, अभी मेरे मित्र नील गर्ग जी वो बहुत ठोक ठोक के कह रहे थे कि हम तो काम की राजनीति करते हैं। मुझे गिना दो ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मुझे गिना दो 500 स्कूल कहाँ है, मुझे गिना दो 20 नए कॉलेज कहाँ है, मुझे गिना दो कितने नए अस्पताल बने, मुझे बता दो कितने नए फ्लाईओवर बने, मुझे बता दो 11,000 बस आ गई क्या, मुझे बता दो जहां झुग्गी वही मकान बन गया क्या। देखिए, इनका मैं चरित्र बता देता हूँ। 2013 के पहले ना कांग्रेस में गठबंधन करूंगा ना भाजपा से करूंगा, 13 में सरकार बना ली, 2015 आप याद करिए, आप करिश्मा जी याद करिए, 2020 के चुनाव के जस्ट पहले 1 साल पहले से नैरेटिव सेट करने लग गए कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया था, हमें तो काम ही नहीं करने दिया था, मोदी हमें काम नहीं करने दे रहा। तब मायूस बन के उसमें चले गए जनता। आज ये जो जनता में जाने की बात कर रहे हैं, ये स्वेच्छा से नहीं है, मजबूरी वश जाना पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप है, राजनीतिक छवि धूमिल हो गई है, इसलिए जा जाके अब रोएंगे कि देखो जी मेरे साथ षड्यंत्र हो गया। ये गुमराह, अगर है हिम्मत, क्या जनता इसका फैसला करेगी? क्या न्यायालय करेगी इसका फैसला कि आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? जनता तो इसका फैसला करेगी कि आपने 10 वर्षों में क्या काम किया। हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूँ। किसी बस की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ रोएंगे। ये रोएंगे पब्लिक के बीच में जाके, और अपनी बीवी को भी प्रोजेक्ट करेंगे। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, हो सकता है किसी रेहड़ी से सामान खरीद रही हो और उसको छुपे हुए कैमरे से खींच के दिखाया जाएगा, देखिए कितना साधारण परिवार है इसके साथ, इनके साथ भाजपा वालों ने क्या किया। तो ये षड्यंत्र है, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। इनको अपने 10 वर्षों का, हम 2024 में चुनाव लड़ने गए थे, 10 वर्षों का लिट्ठा चिट्ठी सब लेके गए थे कि हमने जनता के लिए ये किया है, उसके आधार पर वोट मांग रहे थे। इनमें हिम्मत है तो 2025 में करके दिखाएं, ड्रामेबाजी करने की जरूरत है। दूसरी पार्टियां करे तो वो ड्रामा हो जाता है, और बीजेपी अगर फिर कुछ बात रखे तो फिर वो ड्रामा नहीं है। कौन सा ड्रामा किया मैम? बीजेपी अगर यहाँ पे आरोप लगाए, नहीं ऐसे फिर वो विपक्ष भी कह सकता है ना सर, ऐसे ही विपक्ष भी तो कह सकता है। और यही विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जैसा कि कांग्रेस की भी तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान अब खतरे में है। मैं बता देता हूं, संविधान खतरे में बताइए ना, 10 वर्षों में सरकार थी, क्या संविधान खत्म हो गया? संविधान की हत्या अगर किसी ने की है तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने की है। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए हैं तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने किया है। और इनका 30 से 35 राजनीतिक दलों का एक अलायंस था, मात्र 2 लोग भ्रष्टाचार के आरोप में उसमें जेल में गए, 33 लोग तो बाहर थे। तो क्या सारा विपक्ष अंदर हो गया था? क्या अखिलेश यादव अंदर थे? क्या राहुल गांधी अंदर थे? क्या सोनिया गांधी अंदर थी? क्या खड़गे साहब अंदर थे? बता दीजिए ना, किस दल का कौन सा नेता अंदर था? ये थोड़ी है कि मैं विपक्ष में हूं तो मेरे को भ्रष्टाचार, या मैं स्टेट की राजनीति कर रहा हूं तो मेरे को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाएगा और कोई भी एजेंसी काम नहीं करेगी। ऐसा तो संभव नहीं है। आप जाके अपनी निर्दोषता न्यायालय में सिद्ध कीजिए, सड़कों पे ड्रामा करने की क्या जरूरत है? शकील जी, बीजेपी के भाई जो बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं ना, जनता पूरी जानती है, अच्छी तरह जानती है कि क्या कर रहे हैं। अब उसी बात को बार बार मैं दोहराने की कोशिश तो जरूर नहीं करूंगा कि जिनको ये करप्शन की डिग्री देते हैं और ये अपनी पार्टी में ले आते हैं तो वो गंगा स्नान कर लेते हैं, बहुत है। संविधान की बात जहां तक ही कर रहे हैं, टोटल संवैधानिक संस्थाओं का समाप्ति कर दिया ये मोदी राज में। इनके 2 मित्र हैं, सिर्फ उनके लिए ये देश के गरीबों के पैसे लुटा रहे हैं और काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी, किसान परेशान है,
छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज की फीस किस कदर बढ़ गई है वो आप देखिए तो पता लगेगा। आप गरीबों को कहीं भी हेल्थ की जो सिचुएशन है, मर जाएगा गरीब, इलाज नहीं करा पाएगा। योजनाओं की बात करेंगे, योजनाएं कुछ नहीं चल रही हैं, योजनाओं के कागज जुटाते जुटाते परेशान हो जाता है। और इनके टाइम में जितने कॉर्पोरेट के पैसे माफ किए गए, लाखों करोड़ों में कॉर्पोरेट के पैसे माफ किए गए। और जहां तक करप्शन की बात है, हिडेनबर्ग में और दूसरे जो इनकी जांच कोई ईडी नहीं जाती है। अभी आप देखिए जो करप्शन की चार्जेस आए हैं शेयर मार्केट के ऊपर, जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, वहां जांच नहीं होगी। सिर्फ जांच ये विपक्ष के लोगों को खोज खोज के करते हैं। यही हमने सवाल भी लिया था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जहां पे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है, वो इस तरीके की बातें करती है। सर, मेरे पास समय की कमी है। शकील जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में, कि कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे। मुझे आप कांग्रेस के मुद्दे गिना दीजिए। मैं यहाँ पे बीजेपी की ना उपलब्धियां ये सब नहीं सुनने के लिए बैठी हूँ। सर, बीजेपी से भी मेरा यही सवाल रहेगा। तो फिर बेकार है ना। नहीं आपके सर, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। शकील जी, कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे? कांग्रेस के इशू यही है और कांग्रेस अपनी इशू को बताएगी ही। सरकार में कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है। सरकार की विफलताएं बीजेपी की विफलताएं हैं। तो वो मैं विपक्ष में नहीं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा। बिल्कुल शकील जी, लेकिन आप ये सुना मैंने। शकील जी, अब मुझे कांग्रेस के आप मुद्दे बता दीजिए ना सर। 60 साल पुराने, 70 साल पुरानी बात करेंगे, ये बताए ना। अभी क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या किया इन्होंने, क्या जुल्म किया। किसान आज भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन सामने आए हैं और दिनेश शर्मा जी भी देखिए इस वक्त अपनी बात। केजरीवाल जी से थी ना, केजरीवाल जी की जो परछाई छाया मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आशा करने का तुक इसलिए भी नहीं बनता कि अब 2 महीने का समय है उनके पास में, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पुलिंदा उनके सामने है। तो मैं समझता हूं कि चुनौती है ये। और जिस प्रकार से दिल्ली आज जिसको कहते हैं प्रगति की धार से अलग होती जा रही है, वो जवाबदेही भी जनता के सामने उनको देना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने फोटो सेल्फी ली थी कूड़े के ढेर की, तो जब लेके आए थे उससे 1.5 गुना कूड़ा ढेर हो गया है। तब कहते थे मेरे पास नगर निगम नहीं है, नगर निगम मिल गया। पहले कहते थे मेरे पास में सरकार नहीं है, सरकार मिल गई। वो कहते थे एक बार कम है, दोबारा आ जाए, दोबारा मिल गई। अब 3-3 बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, 2-2 बार। तो आपने क्या किया है, जनता ये चाहती है। आपने अखबारों में बयान तो बहुत सारे दिए हैं, सुगुफा बहुत सारा छोड़ा है, लेकिन धरती पर क्या दिया है? स्कूलों की हालत जर्जर हो गई। वहाँ के स्वास्थ्य की जो मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज़ थी, उसमें अवैध कब्जे हो गए। आपने किया क्या? तो ये जनता पूछती है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। सर, तिरुपति पूर्व डिप्टी सीएम आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे थे। साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि आखिर जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है आम आदमी पार्टी से, ये मुद्दे लेकर आए। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नील गर्ग जी, आपने सुना यहाँ पे क्या कहा गया। अब मुझे बस संक्षिप्त में आप ये बताइएगा, अब आम आदमी पार्टी क्या ये हम माने कि जो 5 महीने बचे हैं उसमें अपने मुद्दे लेकर जाएगी? आखिर दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा, क्या इन मुद्दों को लेकर जाएगी? देखिए कृष्णा जी, आम आदमी पार्टी के वही मुद्दे हैं जो आम लोगों के वहां के मुद्दे हैं। वो शिक्षा का मुद्दा है, अच्छी सेहत सुविधाएं का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और करप्शन फ्री जो सिस्टम है वो देने का मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली के बेटे को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिसको इतने बड़े मार्जिन के साथ लोगों ने जितवाया था, बीजेपी की द्वारा प्रताड़ित करना, उनको भ्रष्टाचारी बोलना, उनको चोर बोलना, ये मुद्दा है पब्लिक में लेके जाएंगे। इसका जवाब जो है वो पब्लिक देगी। ठीक है, इसका जवाब जनता देगी। अमित जी, बीजेपी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि अभी फिलहाल यही होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से यदि किसी राज्य सरकार में भ्रष्टाचार होता है तो उसको उठाने का काम विपक्ष का है। हम तो भ्रष्टाचार भी उठाएंगे, साथ में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्वेश्चन करेंगे कि विकास के हर एक पहलू, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर विषय पर
आपने क्या काम किया है, इस पे क्वेश्चन तो विपक्ष पूछेगा ही, और हम अपनी बातें रखेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे। पर मेरा कांग्रेस के मित्र से बस एक लाइन में एक सवाल है, ये इनसे पूछ लीजिएगा, ये वैसे फिर दोबारा टेप रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, भ्रमित करेंगे। क्या ये मानती है कांग्रेस कि हाँ शराब घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल है? कांग्रेस के मित्र मेरे को बता दें। कांग्रेस का स्टैंड क्या है इसमें? शकील जी देखिए, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बीच में जनहित के मुद्दे कांग्रेस उठाएगी कि दिल्ली जो शीला दीक्षित ने जिसकी आधारशिला डेवलपमेंट की रखी थी, आज दिल्ली में वो डेवलपमेंट की स्पीड नहीं है। वो स्पीड बरकरार करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के साथ चुनाव में आएगी, और जिसमें एजुकेशन का मुद्दा होगा, सड़कों का मुद्दा होगा, और जिस तरह से किसानों के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों के साथ चुनाव में कांग्रेस पार्टी आए। ठीक है, लेकिन अभी भी आपने खैर वो जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, छोटा सा आपसे एक कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है। सर, आप दिल्ली की जनता के लिए आप किस तरीके से देख रही हैं आतिशी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर? मैं आशान्वित हूँ और लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री जो पढ़ी लिखी हुई है, जिनके पास एक अपना विजन है। कल तक वो प्रैक्टिकल मुख्यमंत्री थी जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, अब वो टेक्निकली भी मुख्यमंत्री हो गई। तो एक व्यवहारिक और एक टेक्निकल मुख्यमंत्री से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है कि वो बेहतर दिल्ली बनाने का प्रयास जरूर करें। बिल्कुल, और दिल्ली का विकास हो, यही यहाँ पर दिल्ली की जनता भी चाहती है कि उनकी बातों को सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आतिशी देखिए ऑफिशियली टेक्निकली दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बीजेपी ने अपना विजन गिनाया, कांग्रेस ने अपना विजन गिनाया, आम आदमी पार्टी ने। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता आखिर क्या तय करती है कि आगे आने वाले समय में किसकी सरकार होगी और कौन होगा मुख्यमंत्री पद पर। तमाम विषयों पर आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक अलग मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।